मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, बहाल हो सकती है विधायकी, मऊ सीट पर नहीं होगा उपचुनाव। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो सकती है। उत्तर प्रदेश की मऊ सदर सीट पर अब उपचुनाव नहीं होगा। हेट स्पीच मामले में एमपीएमएलए कोर्ट मऊ के फैसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि हेट स्पीच मामले में एमपीएमएलए कोर्ट मऊ की ओर से सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक की मांग करते हुए दाखिल क्रिमिनल रिवीजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। इस फैसले के चलते अब्बास अंसारी की विधायकी अब बहाल हो जाएगी। जजमेंट आया है, उसमें इस बात की हम लोगों ने यहाँ एक पुनरीक्षण याचिका रिवीजन जिसको कहते हैं दाखिल किया था कि सेशन कोर्ट मऊ ने अब्बास अंसारी जी की जो 2 साल की सजा थी उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। उसी के खिलाफ रिवीजन थी। माननीय हाईकोर्ट ने आज उस रिवीजन को अलाउ कर दिया और ये कहा कि नहीं, इन पे इनकी सजा पर रोक लगाई जाती है जब तक अपील का निस्तारण नहीं होगा। निष्कर्ष ये होगा कि इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। क्या ग्राउंड? मैंने कहा ग्राउंड्स जो होते हैं वो अदालत में हम लोग जब बहस करते हैं तो उसमें कई कानूनी चीजों को उठाया जाता है। मुख्य ग्राउंड ये था कि जो तथाकथित भाषण है उसके भाषण के आधार पर कोई इस तरह का अपराध नहीं बनता कि उसमें 153 और 189 जिसमें 2 साल की सजा दी गई है वो दी जा सके। और वो जो माननीय मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने जो सजा की है वो नितांत गलत है। अपीलेट कोर्ट को उसको रोक देना चाहिए था, लेकिन सेशन कोर्ट ने भी उस पर रोक नहीं लगाई, इसलिए हमको विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय आना पड़ा। और आज माननीय उच्च न्यायालय ने उसको हमारी रिवीजन को अलाउ करके और उस सेशन कोर्ट के उस आदेश को जिसमें उन्होंने इनकार किया था रोक लगाने से, उसको रद्द कर दिया और ये कहा कि नहीं, रोक तो इस सजा पर रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि इनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। 3 मार्च 2022 को दर्ज हुआ मुकदमा। नफरती भाषण और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में अभियोजन के अनुसार एसआई गंगाराम बिंद की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी और अन्य को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 3 मार्च 22 को विधानसभा चुनाव के दौरान सदर विधानसभा सीट से सुभासपा के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे अब्बास अंसारी ने नगर क्षेत्र के पहाड़पुर मैदान में जनसभा के दौरान कहा कि जनपद मऊ के प्रशासन को चुनाव के बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। ये है पूरा मामला। विधानसभा चुनाव 2022 के अब्बास अंसारी पर सपा की सरकार बनने पर राज्य अधिकारियों को परिणाम भुगतने की धमकी देने और 2 समुदायों में वैमनस्यता फैलाने का आरोप लगा था। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया। एमपीएमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी को विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सार्वजनिक सेवक को चोट पहुंचाने की धमकी देने के अपराध का दोषी करार देते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अब्बास अंसारी ने विशेष अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष सजा को स्थगित करने के लिए प्रार्थना दाखिल किया था, जिसे 5 जुलाई को खारिज कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रयागराज 20 अगस्त 2025। भारत की अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक मोदी केयर लिमिटेड ने अपने भव्य रोड शो अटूट बंधन रिश्ता दिल का के यूपी चैप्टर की शुरुआत की, जिसे समीर के मोदी ने प्रयागराज स्थित प्रतिष्ठित चंद्रशेखर आजाद पार्क से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक को श्रद्धांजलि अर्पित की। 4 दिनों की यह ऐतिहासिक यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 शहरों में तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग में अपनी तरह का पहला ये रोड शो मोदी केयर परिवार के साथ अटूट बंधन और आज़ादी एवं सफलता का जश्न मनाने की दिशा में मोदी केयर की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके लिए हजारों एडवाइजर्स एक मंच पर इकट्ठा हुए। समीर के मोदी के नेतृत्व में ये रोड शो प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, सुल्तानपुर, अयोध्या एवं लखनऊ को कवर करेगा। उत्तर प्रदेश मोदी केयर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्केट्स में से एक है, जहां कंपनी का अपने एडवाइजर्स के साथ गहरा नाता रहा है।
इस प्रदेश में 4 लाख से अधिक एडवाइजर हैं, ऐसे में ये ब्रांड के लिए टॉप 5 मार्केट्स में से एक है। यह उल्लेखनीय विकास मोदी केयर की सफलता की कहानी में प्रदेश की भूमिका की पुष्टि करता है। ब्रांड ने उत्तर प्रदेश में उल्लेखनीय प्रयास किए हैं और आज 1000 से अधिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हर परिवार के लिए आज़ादी के वादे को पूरा करने में योगदान दे रहे हैं। इससे पहले उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं उत्तरी बंगाल में शानदार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश यात्रा की शुरुआत हुई है। गौरतलब है कि पहले हुई यात्रा में भी हजारों लोग अटूट बंधन रिश्ता दिल का अभियान के साथ जुड़े थे। आने वाले समय में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और पंजाब में ये रोड शो आयोजित किया जाएगा। इस तरह ये यात्रा समीर के मोदी के दृष्टिकोण घर घर आज़ादी, हर घर आज़ादी को देश भर में प्रसारित करेगी। हमारा तो एक ही विचार है कि हिंदुस्तान में आज़ादी लाना और हर एक गांव-गांव में आज़ादी लाना। तो आज प्रयागराज जो आए हैं, हम चाहते थे कि यहाँ से शुरुआत करें और आज आज़ाद जी के यहाँ, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी के यहाँ जाए हैं स्टैचू में, वो इनके एक उनका एक इरादा था कि अगर आपके उसमें जिस्म ना हो, जज्बात ना हो, तो खून की जगह वो पानी बहेगा। तो उसको लेकर एक ही आइडिया है हमारा कि हिंदुस्तान में हर एक घर में हम आज़ादी लाएं, स्वतंत्रता लाएं। आज 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पर लोगों को जो सपने हैं वो टूट जाते हैं क्योंकि या तो खो जाते हैं, उनके पास मोटिवेशन नहीं होती। तो ये अगले 4 दिन जो मैं चाह रहा हूँ यहाँ से लेकर लखनऊ 500 किलोमीटर की दूरी पे, वो उन लोगों से मिलने चाह रहा हूँ जो छोटे छोटे गाँव में हैं, जिनके सपने हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी कंपनी के द्वारा उनके सपने पूरा करें और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, ये है सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो। सरकार कहती 47 के बाद 2014 में आज़ादी आई है, और मगर आप किस तरह की आज़ादी की बात कर रहे हैं? आज़ादी आई है का मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इंडिपेंडेंस का जो आज के बंधन है, जो सपने हैं, जो लोगों के दुख हैं, लोगों के टूटे सपने हैं, लोगों के इरादे हैं, वो अभी भी आत्मनिर्भर बनना चाह रहे हैं, पर हुए नहीं है। तो हिंदुस्तान इतना बड़ा है, इतना बड़ा मुल्क है कि छोटे छोटे गाँव में लोग अपने गाँव से नहीं निकले बाहर, करीब जिंदगी भर 50-60 साल से गाँव से नहीं निकले बाहर, तो क्या देखेंगे वो कि बाहर क्या हो रहा है, क्या तरक्की हो रही है। तो हम चाहते हैं कि यही लेकर हम हिंदुस्तान में लोगों को बताएं कि भाई मैं तो कोई होता नहीं कि जीना कैसे है, तो ये है कि सपने कैसे पूरा करें और हर एक जना मोदी परिवार से जुड़कर कैसे आत्मनिर्भर करें। मेरे ग्रैंडफादर राय बहादुर जी, राय बहादुर जी, तो यही था कि भाई अगर बेस्ट नहीं हो सकते हिंदुस्तान में तो बाहर के लोग क्या रहा हो। मेरा उल्टा है कि हिंदुस्तान को हम भाग जाएंगे, हिंदुस्तान का झंडा हमारे देश में बढ़ाएंगे। ये हिंदुस्तान से बहुत बढ़िया कोई देश ही नहीं है, तो इसलिए जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने बुधवार को तेज बहादुर सप्राव चिकित्सालय बेली का औचक निरीक्षण किया और वहां पर मरीजों को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं चिकित्सालय की सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया, जिसमें डॉक्टर 0R0C0 त्रिपाठी सर्जन, डॉक्टर 0 अभिषेक मिश्रा निश्चेतक, डॉक्टर 0 मनीषा अग्रवाल दंत चिकित्सक, डॉक्टर 0 सैनी तिवारी निश्चेतक, डॉक्टर 0R0S0 ठाकुर सर्जन, डॉक्टर 0 विमलेंदु शेखर चर्मरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर 0 सुरेश सिंह पैथोलॉजिस्ट एवं डॉक्टर 0 मनीष कुमार मिश्रा माइक्रोबायोलॉजिस्ट अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को अनुपस्थित चिकित्सकों का स्पष्टीकरण प्राप्त कर 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर 0 अभिषेक मिश्रा निश्चेतक जनवरी 2025 से बिना किसी पूर्व सूचना के लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं के विरुद्ध कार्रवाई हेतु शासन को पत्रालेख प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर 0R0S0 ठाकुर सर्जन अपने ओपीडी कक्ष में कार्यरत पाए गए। जिलाधिकारी ने ओपीडी, रजिस्ट्रेशन काउंटर, रिपोर्ट काउंटर,
पेमेंट काउंटर, ऑपरेशन वार्ड व महिला सर्जिकल वार्ड, सेमी प्राइवेट वार्ड, PICU, MRI कक्ष, डिजिटल एक्सरे कक्ष का निरीक्षण किया व अस्पताल परिसर में साफ सफाई व अन्य व्यवस्थाओं को भी देखा। जिलाधिकारी OPD रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पहुंचकर आज OPD में कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं की जानकारी ली, जिस पर उन्हें बताया गया कि आज सुबह 09:20 बजे तक 456 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। प्रायः लगभग 2000 से 2200 तक प्रतिदिन OPD होती है। उन्होंने OPD के बाहर इंतजार कर रहे लोगों एवं आभा ID काउंटर पर लोगों की बैठने की व्यवस्था किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विशेषकर प्रत्येक OPD कक्ष में टोकन जनरेशन मशीन एवं प्रतीक्षा नंबर डिस्प्ले मशीन को लगवाए जाने हेतु कहा है। जिलाधिकारी ने चिकित्सा अधीक्षिका से अस्पताल परिसर में आने वाले बच्चों के लिए खाली स्थान पर उनके खेलने की व्यवस्था एवं खिलौने रखे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा है। उन्होंने चिकित्सालय परिसर में वाहनों को व्यवस्थित ढंग से पार्किंग कराए जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के द्वारा प्रत्येक OPD कक्ष का भ्रमण कर निरीक्षण किया गया और OPD में चिकित्सकों से उनके अनुभव एवं पैरामेडिकल स्टाफ से उनकी शैक्षिक योग्यता व कब से कार्य कर रहे हैं के बारे में जानकारी लेते हुए चिकित्सालय में उपलब्ध दवाओं, बायोमेडिकल वेस्ट के मैनेजमेंट, साफ सफाई की व्यवस्था एवं वहां आने वाले मरीज किस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं के बारे में पूछा। जिलाधिकारी ने इलाज के लिए आए हुए मरीजों से बातचीत कर उनकी बीमारियों, समस्याओं एवं चिकित्सालय की सुविधाओं व यहां पर हो रहे इलाज के बारे में जानकारी ली गई, जिस पर संतोषजनक उत्तर प्राप्त हुआ। OPD निरीक्षण के दौरान चर्मरोग विशेषज्ञ डॉक्टर 0P0K0 सिंह के द्वारा बताया गया कि जनपद के मेडिकल स्टोरों पर बिना परामर्श के स्टेरॉइड दवाएं बेची जाती है, जिससे लोगों को चर्म संबंधित रोग होते हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित ड्रग इंस्पेक्टर को बिना परामर्श के स्टेरॉइड बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी करने एवं ऐसे मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस भी रद्द किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मेडिकल स्टोरों द्वारा बिना परामर्श के ऐसी दवाएं न बेचे जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से आने वाले मरीजों में खुजली एवं चर्मरोग की बीमारी के बारे में पूछे जाने पर चर्मरोग चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि ऐसी कोई समस्या नहीं है। सामान्यतः चर्मरोग एवं खुजली के इस मौसम में जितने मरीज आते हैं उतने ही लगभग आ रहे हैं। उन्होंने OPD में उपस्थित लोगों से OPD में उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सकों व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ के व्यवहार के बारे में जानकारी ली। मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका को चिकित्सक एवं कर्मचारियों की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने एवं मरीजों की कोई भी जांच बाहर से न कराए जाने व चिकित्सकों द्वारा बाहर की दवा नहीं लिखे जाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जेनेरिक मेडिकल स्टोर को शुरू किए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराए जाने के निर्देश दिए हैं। प्रयागराज में गणेश चतुर्थी से पहले खास और इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है, जिसमें संगम की मिट्टी और गाय के गोबर को मिलाकर गणेश जी की मूर्ति बनाई जा रही है। राजरूपपुर की रहने वाली आभा सिंह समूह की महिलाओं के संग मिलकर गाय के गोबर और संगम की मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति तैयार कर रही हैं। उनका कहना है, इससे 2 फायदे हैं। जब हम मूर्ति विसर्जित करते हैं तो वह आसानी से पानी में मिल जाती है और जल प्रदूषण नहीं होता है। वही पेरिस और प्लास्टर की बनी मूर्तियां पानी में जाकर प्रदूषण फैलाता है और आसानी से मिलते भी नहीं है। इसमें हमने थोड़ा सा गंगा जी की मिट्टी और गंगा जल इस्तेमाल किया है, जो पूरा पवित्र और शुद्ध है। और बात आपने पूछी थी कि कठिनाई तो बहुत आती है, क्योंकि केवल देसी गाय के ही गोबर से ये बनता है, क्योंकि इसमें एक लिसलिसाता पदार्थ होता है। बाकी किसी गाय के गोबर से ये नहीं बनता है, इसमें बाइंडिंग की शक्ति होती है। इस बार हमने 2.5 फीट की मूर्ति बनाई है बड़ी, और उसकी चौकी भी हमने गोबर से बनाई है, और उसके अलावा मूर्तियों का कई साइज हैं। क्या करते हैं, 10 दिन गणेश जी की पूजा करेंगे, फिर उनको जाके विसर्जित कर देते हैं। ये इको फ्रेंडली है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में ही इसको विसर्जित कर सकते हैं। जैसे कि आभा जी ने बताया था मुझको कि इसको बाल्टी में पानी भर के इसको आप विसर्जित कर दीजिए और वो पानी आप गमलों में डाल दीजिए। इससे किसी चीज़ का अपमान भी नहीं होगा और अपनी श्रद्धा भी बनी रहेगी।
बहुत सुंदर मूर्तियाँ बनाई है, एक एक चीज़ निखर के आई है, मुझे तो बहुत अच्छी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।